ओके, हमारा मटेरियल 2 चैप्टर चल रहा है। मटेरियल 2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 में हम पहुंचे। इस चैप्टर में हर एक क्वेश्चन में हमको एक स्टॉक रजिस्टर बनाना है। अब क्वेश्चन 1A 1B में मैंने आपको फीफो और लीफो मेथड बता दिया। थियरी वाले पेजेस में टिपिकल एडजस्टमेंट्स बता दी कौन सी आती हैं। अब ये जो क्वेश्चन है 5, ये क्वेश्चन 5 वेटेड एवरेज मेथड लिखा हुआ है। अब ये पहली बार आप लोग सीख रहे हो वेटेड एवरेज मेथड, ध्यान से सुनना, थोड़ा अलग होता है। फीफो और लीफो से अलग होती है इसकी कैलकुलेशन। तो वेटेड एवरेज मेथड के मैं कुछ नोट्स यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आप लोग बाद में थियरी वाले पेजेस में लिखना। नोट्स फॉर वेटेड एवरेज मेथड। अब स्टॉक रजिस्टर बनाते टाइम वेटेड एवरेज मेथड के कुछ नोट्स हैं, कुछ रूल्स हैं, ध्यान से सुनना। पहली बात, एट द टाइम ऑफ ईच रिसिप्ट, रिसिप्ट मतलब गुड्स आए, एट द टाइम ऑफ ईच रिसिप्ट क्वांटिटी के कॉलम में क्वांटिटी ऐड हो जाएगी। क्वांटिटी के कॉलम में क्वांटिटी ऐड करनी है। क्वांटिटी प्लस क्वांटिटी इक्वल टू टोटल क्वांटिटी। अभी थोड़ा सा नॉनसेंस लगेगा पर चलेगा। जब भी हम लोग परचेज कर रहे हैं या कोई भी गुड्स हमारे पास आ रहे हैं, तो जितना पुराना क्वांटिटी था और जो नया क्वांटिटी खरीदा, दोनों को ऐड करके लिखना है। फीफो और लीफो में ऐसा नहीं होता था। फीफो और लीफो में पुरानी क्वांटिटी जो पड़ी थी वो सेम लिखते थे, और जो नई क्वांटिटी खरीदी वो उसके नीचे लिखते थे। दोनों क्वांटिटीज को अलग अलग लिखते थे। वेटेड एवरेज में क्या करना है, पुरानी क्वांटिटी और नई क्वांटिटी दोनों को ऐड करके लिखना है। उसी तरीके से अमाउंट का कॉलम, अमाउंट प्लस अमाउंट इक्वल टू टोटल अमाउंट। मतलब जब भी परचेज हो तो पुरानी क्वांटिटी और नई क्वांटिटी दोनों को ऐड कर देना है, और पुरानी अमाउंट और नई अमाउंट को ऐड कर देना है। अब यहाँ पे मैंने परचेज नहीं लिखा है एग्जैक्टली मैंने परचेज नहीं लिखा है, मैंने लिखा है रिसिप्ट। जब भी गुड्स मिले एट द टाइम ऑफ ईच रिसिप्ट। उसी तरीके से अब मैं पूरा कॉपी पेस्ट करूंगा। ये मैं पूरा कॉपी पेस्ट कर रहा हूं। एट द टाइम ऑफ ईच सेल, ये सेकंड पॉइंट हमारी। एट द टाइम ऑफ ईच सेल नहीं बोल सकते, इश्यू बोल सकते हैं। इश्यू मतलब जब भी हमारे गुड्स जाएंगे, तो क्वांटिटी में से क्वांटिटी माइनस करना है और अमाउंट में से अमाउंट माइनस करना है। तो जब भी परचेज हो, रिसिप्ट ऑफ गुड्स हो, तो क्वांटिटी में क्वांटिटी प्लस करो, अमाउंट में अमाउंट प्लस करो। जब भी इश्यू हो तो क्वांटिटी में से क्वांटिटी माइनस करो और अमाउंट में से अमाउंट माइनस करो। जैसे हम लोग सम शुरू करेंगे इसके, तो ज्यादा आइडिया आएगी। इसके बाद परचेज करते टाइम, अब जब भी परचेज हो, रिसिप्ट हो, जब हमारे पास गुड्स आए, तो रिसिप्ट के टाइम पे बैलेंस कॉलम का, स्टॉक कॉलम का जो रेट पर यूनिट होता है वो सेम रहेगा। तो एट द टाइम ऑफ ईच रिसिप्ट, द रेट पर यूनिट कॉलम या रेट पर यूनिट विल रिमेन सेम। जब भी हमारे पास गुड्स आ रहे हैं तो रेट पर यूनिट सेम रहेगा। ओके, अब फोर्थ पॉइंट, जब भी हमारे गुड्स जा रहे हैं, अच्छा मैंने गलती कर दी, जब भी हमारे गुड्स जा रहे हैं, ये मेरी गलती है। एट द टाइम ऑफ ईच इश्यू द रेट पर यूनिट विल रिमेन सेम। इश्यू करते टाइम रेट सेम रहेगा। अब मैं बार बार बोल रहा हूं, जब हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा डिटेल पता चलेगी। ये पूरा वेटेड एवरेज मेथड के रूल्स हैं। इश्यू करते टाइम रेट कॉलम में कुछ भी चेंज नहीं, जो रेट वाला पड़ा था उसी रेट वाला इश्यू करेंगे, उसी रेट वाला बैलेंस स्टॉक बच जाएगा। लेकिन परचेज करते टाइम रेट चेंज होगा।
तो एट द टाइम ऑफ ईच रिसिप्ट वेटेड एवरेज रेट शुड बी फाउंड। और वेटेड एवरेज रेट का फॉर्मूला होता है, जब भी कोई भी गुड्स हमारे पास आ रहे हैं तो वेटेड एवरेज रेट फाइंड आउट करना चाहिए। और वेटेड एवरेज रेट फाइंड आउट करने के वैसे तो दो तरीके होते हैं, बट इजी वाला तरीका ये होता है, टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी। टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी, ये इजी वाला फॉर्मूला होता है। एक टिपिकल वाला भी फॉर्मूला होता है, P1 Q1 प्लस P2 Q2 अपॉन Q1 प्लस Q2। एक टिपिकल वाला फॉर्मूला भी होता है, बट मैं टाइम मिला तो टिपिकल वाला भी बता दूंगा, नहीं तो ये इजी वाला फॉर्मूला है, टोटल अमाउंट अपॉन टोटल क्वांटिटी। ये इजी वाला फॉर्मूला है, ये तो मैं हर क्वेश्चन में हर एंट्री में बताऊंगा ही, ठीक है। कभी टाइम मिला तो मैं उसका भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि वेटेड एवरेज रेट फाइंड आउट करने का टिपिकल वाला भी फॉर्मूला होता है। और टिपिकल वाले फॉर्मूला से या इस इजी वाले फॉर्मूला से आंसर सेम ही आता है, टोटल अमाउंट अपॉन टोटल क्वांटिटी, इससे भी आंसर सेम ही आता है। और जो टिपिकल वाला फॉर्मूला होता है वो ऐसा होता है, वेटेड एवरेज रेट इक्वल टू P1 Q1 प्लस P2 Q2 डिवाइडेड बाय Q1 प्लस Q2। ये टिपिकल वाला फॉर्मूला होता है वेटेड एवरेज रेट फाइंड आउट करने का, ठीक है। फिलहाल हम लोग ये वाला करेंगे, टोटल अमाउंट अपॉन टोटल क्वांटिटी। ये वेटेड एवरेज मेथड के रूल्स हो गए सारे। ये सब थियरी वाले पेजेस में लिखना, हेडिंग लिखना वेटेड एवरेज मेथड, यहाँ पे वीडियो पॉज करके इतना थियरी वाले पेजेस में पहले लिख लो, फिर बाकी का वीडियो बाद में देखो, ठीक है। ये लिख लेना पहले। आगे अब मैं मेन आंसर शुरू कर रहा हूं। ये जो क्वेश्चन 5 है, इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन 5 में, द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन रेस्पेक्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड बाय अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्मेटिक्स। और मंथ यहाँ पे आपको दिख रहा है दिसंबर 2011। तो हेडिंग इस तरीके से 4 लाइन में हेडिंग लिखते हैं, स्टॉक रजिस्टर ऑफ डैश डैश कंपनी, जिस भी कंपनी या बिजनेस का नाम दिया हो। फॉर द पीरियड फ्रॉम की जगह पे मैं लिख दूंगा यहाँ पे फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2011। और बाय में यहाँ पे मेथड का नाम लिखना है। तो ये लास्ट लाइन में आपको क्वेश्चन में दिख रहा है, प्रिपेयर स्टॉक रजिस्टर अज्यूमिंग दैट द इश्यूज आर प्राइस्ड बाय वेटेड एवरेज मेथड। ये लास्ट लाइन में लिखा हुआ है वेटेड एवरेज मेथड। तो यहाँ पे बाय के बाद आएगा बाय वेटेड एवरेज मेथड। यहाँ पे लास्ट लाइन में लिखा है वेटेड एवरेज मेथड, वही मैंने यहाँ पे लिखा है वेटेड एवरेज मेथड। ये हमारा स्टॉक रजिस्टर का हेडिंग हो गया। हेडिंग इस तरीके से 4 लाइन में लिखना, यहाँ पे ऑफ में जो कंपनी का नाम हो। अब ये सारे कॉलम्स बनाना जरूरी है, जैसे मैंने बनाए हैं इसी तरीके से आपको सारे कॉलम्स बनाने हैं। ओके, अब शुरू करते हैं। सबसे पहले ये 3 दिसंबर, सबसे पहले क्वेश्चन चेक कर लेना, सबसे पहले पूरा क्वेश्चन चेक कर लेना कि कहीं पे ओपनिंग स्टॉक तो नहीं दिया हुआ है। तो ये चैप्टर है बहुत इजी, लेकिन अगर आपने एक भी डेट ऊपर नीचे कर दी तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन शुरू करने से पहले चेक कर लेना चाहिए कहीं पे ओपनिंग स्टॉक तो नहीं है। कभी कभी क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे लास्ट लाइन में दिया हुआ होता है, ओपनिंग स्टॉक ऑन 1 दिसंबर, और आप पूरा आंसर सॉल्व कर लोगे, फिर आपको पता चलेगा कि ओपनिंग स्टॉक आपने लिखा ही नहीं, सीधा ही 0 मार्क्स। तो ध्यान देना, ये चैप्टर इजी है लेकिन डेट्स का ध्यान रखना, डेट वाइज ही सॉल्व करना। अब यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक वगैरह दिया हुआ नहीं है। 3 दिसंबर 2011, क्वांटिटी रिसीव्ड 400 और रेट पर यूनिट 2.1, और ये क्वांटिटी इश्यूड है। अब जो क्वांटिटी इश्यूड है ये कॉलम अलग है, इसको साइड में कर देते हैं। ये क्वांटिटी इश्यूड है, इसको अलग कर देते हैं।
ठीक है, इसको साइड में रखो। अब 3 दिसंबर पे 400 यूनिट्स हमने खरीदे या रिसीव हुए, रेट 2.1। अब आंसर में जाते हैं, यहाँ पे डेट में लिखते हैं दिसंबर 2011, थर्ड डेट, ये थर्ड डेट, 400 2.1, तो क्वांटिटी हमको रिसीव हुआ 400 यूनिट्स, रेट है इसका 2.10 या 2.1 एक ही बात है, 10 या 2.10 या 2.1 एक ही बात है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 400 मल्टीप्लाई 2.1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आया 840। इनवॉइस नंबर में डैश डैश कर देंगे। अब इश्यू में भी डैश डैश कर देंगे, इश्यू में भी डैश डैश कर देंगे। बैलेंस के कॉलम में जो 400 यूनिट्स हमने खरीदे थर्ड डेट पे, वही हमारा बैलेंस होगा। 400 यूनिट्स, रेट 2.1 और अमाउंट दोनों को मल्टीप्लाई करके 840। तो ये पहली डेट कंप्लीट हो गई, इसमें कुछ भी नया नहीं था। जो स्टॉक हमने खरीदा 400 यूनिट्स, वही हमारा फर्स्ट डेट का, मतलब सॉरी थर्ड डेट का, थर्ड डेट पे जो हमने 400 यूनिट्स खरीदे वही हमारा बैलेंस है 400 यूनिट्स। बहुत इजी। आगे थर्ड डेट के बाद 15 डेट है, 15 डेट पे 500 यूनिट्स हमने रिसीव किए, रेट 2.2। 15 डेट 500 2.2, 15 डेट 500 यूनिट्स, रेट 2.2। अब सबसे पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 500 मल्टीप्लाई बाय 2.2 ये होता है 1100। पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 500 मल्टीप्लाई बाय 2.2 1100 आ गया। इश्यू के कॉलम में डैश डैश कर देंगे, ठीक है। अब बैलेंस के कॉलम में अगर फीफो या लीफो होता तो हम लोग क्या करते हैं, फीफो या लीफो में ऊपर वाले 400 यूनिट्स अलग से लिखते हैं और जो 500 यूनिट्स हमने खरीदे उनको नीचे अलग से लिखते हैं। फीफो या लीफो हो तो ऐसे करते हैं, पहले 400 2.1 840, ये फीफो लीफो का बता रहा हूँ, 400 2.1 840 अलग से लिखते हैं, और ये जो नया स्टॉक खरीदा 500 2.2 1100 उसको अलग से लिखते हैं, 500 2.2 1100 इसको अलग से लिखते हैं। फीफो में भी लीफो में भी जो नया स्टॉक खरीदा वो नीचे लिखते हैं और जो पुराना स्टॉक था वो पहले कॉपी करते हैं, फिर जो नया स्टॉक खरीदा वो नीचे लिखते हैं। फीफो लीफो में ऐसा होता है, लेकिन वेटेड एवरेज में ऐसा नहीं होता है। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये 400 और 500 ये मैं डिलीट कर रहा हूँ। फीफो लीफो में 400 अलग से लिखते हैं, 500 अलग से लिखते हैं। वेटेड एवरेज में ये वाला 400 जो पुराना स्टॉक था और ये वाला 500 जो नया स्टॉक खरीदा, दोनों को ऐड करके लिखते हैं। तो दोनों को ऐड करके लिखेंगे तो यहाँ पे 400 प्लस 500 हो जाएगा, तो टोटल स्टॉक हो जाएगा 900। दोनों को ऐड करके लिखना है, 400 पुराना वाला, 500 नया जो खरीदा, तो टोटल स्टॉक हो गया 900। यही मैंने बोला रूल्स में कि क्वांटिटी में क्वांटिटी प्लस कर दो, ये क्वांटिटी में ये क्वांटिटी प्लस कर दो, तो टोटल क्वांटिटी 900। उसी तरह अमाउंट में अमाउंट प्लस कर दो, तो 840 प्लस 1100। अब 840 प्लस 1100 कितना होगा, इक्वल टू 840 प्लस 1100, ये होता है 1940। तो क्वांटिटी में क्वांटिटी प्लस कर दिया और अमाउंट में अमाउंट प्लस कर दिया। फिर से बता दो मैं लास्ट टाइम, 400 प्लस 500 तो क्वांटिटी हो जाएगी 900, अमाउंट में 840 प्लस 1100 तो टोटल अमाउंट हो जाएगी 1940। अब बाकी बचा रेट। रेट कैसे फाइंड आउट करेंगे, जब भी हम लोग गुड्स परचेज करेंगे, रिसीव करेंगे, तो यहाँ पे रेट नया फाइंड आउट करना पड़ेगा, और उसका फॉर्मूला मैंने इजी वाला बता दिया। इजी वाला फॉर्मूला होता है टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी, मतलब 1940 डिवाइडेड बाय 900। और ये वर्किंग नोट्स में शो करना है कि आपने रेट कैसे फाइंड आउट किया। तो मैं यहाँ पे वर्किंग नोट्स में लिखूंगा, यहाँ पे वर्किंग नोट्स में हमको शो करना है, मैं लिखूंगा वेटेड एवरेज रेट ऑन जो डेट पे परचेज हो। परचेज कौन सी डेट पे किया था, 15 दिसंबर, तो वेटेड एवरेज रेट ऑन 15 दिसंबर 2011 इक्वल टू, पहले मैं फॉर्मूला लिखूंगा, इक्वल टू टोटल अमाउंट
डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी, टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी। इस तरीके से मैं वेटेड एवरेज रेट फाइंड आउट करूंगा। इक्वल टू टोटल अमाउंट है हमारा 1940 डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी है हमारा 900। ये टोटल अमाउंट है 1940, ये टोटल क्वांटिटी है 900। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा इक्वल टू इक्वल टू 1940 डिवाइडेड बाय 900। तो ये रेट आ रहा है 2.16। इसका डेसिमल बढ़ा के देखें तो 2.156। अब हम लोगों को हमेशा 2 डेसिमल तक ही लिखना है, तो 2.156 इज अप्रोक्सीमेटली 2.16। यही रेट हम लोग यहां पे लिख देंगे इक्वल टू 2.16। ठीक है, एक्चुअली ये 2.156 आ रहा है पर हम लोग 2 डेसिमल तक ही लिखेंगे 2.16। तो मैंने आपको यही बताया थियरी वाले पेजेस में, रूल्स में, कि जब भी आप नया स्टॉक परचेज करो तो रेट फाइंड आउट करो। तो पुराने स्टॉक का रेट था 2.1, नया स्टॉक जो खरीदा उसका रेट था 2.2, तो वेटेड एवरेज रेट आ गया 2.16। ठीक है, ये कैसे फाइंड आउट किया? टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी। 15 डेट कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है 20 डेट, 20 दिसंबर। यहाँ पे लिखा है क्वांटिटी इश्यूड और क्वांटिटी में लिखा है 500। मतलब 20 दिसंबर पे 500 यूनिट्स इश्यू किए। 20 डेट 500 यूनिट्स इश्यू, ये 20 डेट। इसमें हमको 500 यूनिट्स इश्यू करने हैं, तो इश्यू के कॉलम में मैंने लिख दिया 500 यूनिट्स। ठीक है, अब वेटेड एवरेज मेथड में इश्यू करना बहुत इजी होता है क्योंकि हमारे पास जो बैलेंस कॉलम है उसमें एक ही रेट का स्टॉक पड़ा है, 2.16 रेट वाला ही स्टॉक पड़ा है, तो उसी रेट वाला स्टॉक हम बेचेंगे। जो रेट वाला स्टॉक पड़ा है वही बेचेंगे। फीफो लिफो में क्या होता था, 3 स्टॉक या 4 स्टॉक या 2 स्टॉक होते थे, तो सोचना पड़ता था कि ऊपर से बेचें कि नीचे से बेचें। लेकिन वेटेड एवरेज में एक ही स्टॉक पड़ा है तो उसी में से ही बेचेंगे। तो रेट 2.16 और यहाँ पे बैलेंस के कॉलम में भी 2.16। मतलब जब भी हम लोग गुड्स इश्यू करेंगे तो रेट सब जगह पे सेम रहेगा। पहले भी 2.16 था, जो बेचा उसका भी रेट 2.16 और जो बच जाएगा उसका रेट भी 2.16। अब मैं एक एरो ड्रॉ करूंगा पहले। तो हमारे पास 900 यूनिट्स थे, 900 यूनिट्स में से हमने 500 यूनिट्स बेच दिए। 900 यूनिट्स में से 500 यूनिट्स हमने बेच दिए। डन। ओके, यहां पे मैं मल्टीप्लाई करूंगा 500 मल्टीप्लाई बाय 2.16। 500 मल्टीप्लाई बाय 2.16 ये होता है 1080। 500 मल्टीप्लाई बाय 2.16, ये 500 को 2.16 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1080। अब 900 माइनस 500 तो रिमेनिंग स्टॉक आएगा 400। 900 पहले स्टॉक पड़ा था, उसने 500 स्टॉक बेच दिया, बाकी 400 यूनिट्स हमारे पास बच गए। अब आप 400 को मल्टीप्लाई बाय 2.16 नहीं करना। 400 को मल्टीप्लाई बाय 2.16 करोगे ना तो यहाँ पे 2-4 रुपए का फर्क आ जाएगा। मैं करके देखता हूं। 400 मल्टीप्लाई बाय 2.16 तो 864 आ रहा है। ऐसा नहीं करना, 864 गलत है। सही तरीका क्या है? सही तरीका है 1940 माइनस 1080। मतलब पहले स्टॉक पड़ा था हमारे पास 1940, उसमें से 1080 का स्टॉक हमने बेच दिया, इसको माइनस कर दो। जैसे मैंने थियरी में बताया, क्वांटिटी में से क्वांटिटी माइनस करो, अमाउंट में से अमाउंट माइनस करो, तो यार है 860। देखो मल्टीप्लाई कर रहे थे, अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे थे 400 मल्टीप्लाई बाय 2.16 तो आंसर आ रहा था 864। और अगर हमने माइनस किया 1940 माइनस 1080 तो आंसर आया 860। 4 रुपए का फर्क आ गया। क्यों 4 रुपए का फर्क आया?
क्योंकि ये 2.16 नहीं है एक्चुअली ये 2.156 समथिंग 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 है, इसलिए वो 4 रुपए का फर्क आ रहा है। इसलिए सही तरीका ये है कि क्वांटिटी में से क्वांटिटी माइनस करो और अमाउंट में से अमाउंट माइनस करो। तो 860 सही है, 864 गलत है। आप मल्टीप्लाई करोगे 400 मल्टीप्लाई बाय 2.16 तो 864 आएगा, मल्टीप्लाई नहीं करना। ठीक है, यहां पे मल्टीप्लाई करना, यहां पे इशू के कॉलम में मल्टीप्लाई करना 500 मल्टीप्लाई बाय 2.16 1080। इशू के कॉलम में मल्टीप्लाई करना, लेकिन बैलेंस के कॉलम में मल्टीप्लाई नहीं करना। मैं फिर से बोलता हूं, इशू के कॉलम में मल्टीप्लाई करना 500 मल्टीप्लाई बाय 2.16, लेकिन बैलेंस कॉलम में 400 मल्टीप्लाई बाय 2.16 नहीं करना। कैसे करना है? 1940 माइनस 1080 इक्वल टू 860। चलो, ये हमारा इश्यू भी हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, 20 डेट के बाद क्या है? 20 डेट के बाद क्वेश्चन में है 26 डेट। 26 डेट पे 600 यूनिट्स रिसीव हुए, रेट 2.5। 26 डेट 600 2.5। 26 डेट 600 यूनिट्स 2.5। एक बार चेक कर लेते हैं, 600 2.5 सही है, 600 2.5 सही है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वल टू 600 मल्टीप्लाई 2.5। यहां पे तो मल्टीप्लाई करना ही है, 600 मल्टीप्लाई बाय 2.5 1500। इश्यू के कॉलम में कुछ भी नहीं तो डैश डैश कर देंगे। अब स्टॉक का कॉलम, पहले हमारे पास 400 यूनिट्स थे, 600 यूनिट्स और भी खरीदे तो टोटल स्टॉक हो जाएगा हमारा 1000। 400 यूनिट्स पहले वाले, 600 यूनिट्स और भी, टोटल हो जाएगा 1000। ये क्वांटिटी आ गई। अमाउंट में पहले हमारे पास अमाउंट थी 860, अब 1500 और भी अमाउंट आ गई तो टोटल अमाउंट हो जाएगी 2340। मतलब 860 प्लस 1500 2360। अब क्योंकि ये हमारा परचेज है तो परचेज करते टाइम हमेशा रेट, ये जो रेट है ये परचेज करते टाइम हमेशा फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये वाला रेट ये फाइंड आउट करना पड़ेगा और इसकी कैलकुलेशन भी लिखनी पड़ेगी। कौन सी डेट है बेटा? 26 डेट। तो पहले मैं पूरा कॉपी पेस्ट कर दूंगा ऊपर वाला। हाँ, अब वेटेड एवरेज रेट ऑन 26 दिसंबर, यहाँ पे 26 दिसंबर हो जाएगा। आपको ये पूरा लिखना है वर्किंग नोट्स में। टोटल अमाउंट अपॉन टोटल क्वांटिटी, तो 26 डेट की टोटल अमाउंट है ये वाली 2360 और टोटल क्वांटिटी है ये वाली 1000। तो रेट आएगा ऑब्वियसली 2.36। ये जो रेट आया 2.36, इसको इस रेट के कॉलम में लिख दूंगा मैं। यहाँ पे स्टॉक रजिस्टर में रेट के कॉलम में 2.36 मैंने लिख दिया। डन डन, ठीक है। तो मैंने रेट फाइंड आउट भी किया 26 डेट पे, ये वाला रेट 2.36 फाइंड आउट भी किया, कैलकुलेशन भी लिखी। और मैं बार बार यही बता रहा हूं, परचेज करते टाइम रेट चेंज हो जाएगा। पहले 2.16 था, फिर 2.5 वाला नया स्टॉक खरीदा तो वेटेड एवरेज रेट हो गया 2.36। इश्यू करते टाइम रेट सेम रहेगा 2.16 2.16 2.16। इश्यू करते टाइम रेट सेम रहेगा। अब एक लास्ट एंट्री है हमारी 26 डेट के बाद 26 के बाद 28 डेट है। इश्यू 900 यूनिट्स, 28 डेट 900, 28 डेट इश्यू करनी है हमको 900 यूनिट्स। ठीक है, अब 900 यूनिट्स कैसे इश्यू करेंगे? इस 1000 में थे, ये जो 1000 यूनिट्स है इसमें से हम लोग 900 यूनिट्स इश्यू करेंगे। तो हमारे पास जो स्टॉक पड़ा है वो एक ही स्टॉक पड़ा है, उसका रेट 2.36 है, तो जो इश्यू करेंगे उसका रेट भी 2.36 ही होगा। सीधी बात है ना, जो स्टॉक हमारे पास पड़ा है उसका पर यूनिट रेट 2.36 है, उसमें से इश्यू करेंगे उसका भी पर यूनिट रेट 2.36 ही होगा, और जो स्टॉक बच जाएगा उसका रेट भी पर यूनिट 2.36 ही होगा। पड़ा भी 2.36 वाला था, बेचा भी 2.36 वाला, और जो बच जाएगा वो भी 2.36 वाला ही होगा। ठीक है,
अब मैं धीरे धीरे करके कैलकुलेशन कंप्लीट करता हूं। सबसे पहले यहां पे मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 900 मल्टीप्लाई 2.36, 900 मल्टीप्लाई 2.36, यहां पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब रिसिप्ट के कॉलम में मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इशू के कॉलम में भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इशू के कॉलम में भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है, बैलेंस के कॉलम में कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करना। बैलेंस के कॉलम में क्या करना है, 1000 यूनिट्स में दे 900 यूनिट्स बेच दिए, बाकी 100 यूनिट्स। और अमाउंट वाइज पहले 2360 अमाउंट थी, उसने दे 2124 का स्टॉक बेच दिया, बाकी 236। 2360 पहले स्टॉक पड़ा था, उसने दे 2124 बेच दिया, बाकी 236। लास्ट में सबका टोटल करना है, तो मैं ऊपर से कॉपी पेस्ट करूंगा फॉर्मूला टोटल का, ऊपर वाले क्वेश्चन में दे। ये हमारा जो फीफो लिफो वाला क्वेश्चन था, उसका ये टोटल का फॉर्मूला मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं। यहां पे टोटल आएगा, ठीक है। अब दिसंबर की लास्ट डेट 31, ये क्वांटिटी 1500, ये अमाउंट 3440, ये क्वांटिटी 1400, ये अमाउंट 3204, और बैलेंस कॉलम में सिर्फ आखिरी दिन का स्टॉक, ये वाला 100, आखिरी दिन का स्टॉक 100, और ये आखिरी दिन का स्टॉक 236। आपको मालूम है रिसिप्ट में क्वांटिटी में पूरे कॉलम का टोटल करते हैं, अमाउंट में भी पूरे कॉलम का टोटल करते हैं, इश्यू में भी क्वांटिटी का पूरे कॉलम का टोटल करते हैं, अमाउंट का पूरे कॉलम का टोटल करते हैं, लेकिन बैलेंस कॉलम में सिर्फ जो आखिरी दिन का स्टॉक होता है वही लिखते हैं। ये वाला 100 सेम, और ये 236 सेम। फिर वेरीफाई करते हैं कि 1500 माइनस 1400 100 होना चाहिए, और 3440 माइनस 3204 236 होना चाहिए। इसके बाद कंक्लूजन, इसके बाद यहां पे कंक्लूजन लिखेंगे। सो द क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 December 2011 is 100 units worth rupees 236। ये 100 यूनिट्स वर्थ रुपीज 236, ये जो लास्ट वाला लास्ट डेट पे स्टॉक है, ठीक है। 31 दिसंबर के दिन हमारा स्टॉक है 100 यूनिट्स, उनकी अमाउंट है 236। एक बार मैं पूरा स्क्रॉल कर देता हूं, जैसे आप लोग आराम से लिख सको। यहां से लेकर स्टार्ट हुआ हमारा क्वेश्चन 5। पहले ये क्वेश्चन, अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर नहीं हो तो ये क्वेश्चन लिख लेना सारा पहले। ये थियरी वाले पेजेस सिर्फ वेटेड एवरेज मेथड के, ये लिखना अगर बाकी हो तो। फिर हमारा मेन आंसर स्टॉक रजिस्टर का, ये फिर ये कंक्लूजन लिखना जरूरी है, और ये वर्किंग नोट्स लिखना भी जरूरी है, ठीक है बेटा। लिखना प्लीज अच्छी तरह।